अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ फॉर लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल लॉ का कंप्लीट पोर्शन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल लॉ का जो पोर्शन है उसके अंदर यूएन चार्टर एंड आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने ये चीज़ याद रखनी कि इसके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक इंटरनेशनल लॉ और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। अब यूएन चार्टर और आईसीजे, इन दोनों को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना है कि इसकी जो बैरक रीडिंग है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद से पढ़ना है। जब एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होती, उसके बाद अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एटलीस्ट उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न ये क्योंकि देखें इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स 5 मार्क्स हैं। अब वो 5 मार्क्स, जाहिर सी बात है, जब आप एक दफ़ा एक दो बार लेक्चर को सुनेंगे, एक दो बार खुद से पढ़ेंगे, 5 में से आपके 3 से 4 मार्क्स तो आपके यहाँ से आ जाएंगे। अब लॉ गेट के अंदर इसका पोर्शन बहुत ही स्पेसिफिक है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो आपने अगर याद रख ली तो आप जो है लॉ गेट के अंदर इसका पोर्शन से आप जो है 3 से 4 मार्क्स आराम से ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इसके पोर्शन के अंदर किस तरह से सवाल आ सकते हैं। इसके अंदर आपसे ये पूछेगा कि फॉलोइंग आर द लैंग्वेजेस ऑफ, कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये जो है आपके आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या फिर आपके जो है इसकी ऑफिशियल ऑर्गन्स की लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपने एक बार इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या चीज़ क्लियर करनी है, सबसे पहले हमने करना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस को समझने से पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कौन सा ऑर्गन है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज एन जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन है किसका? यूएन चार्टर। उसके बाद के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर कितने जजेस हैं? 15 जजेस। और 15 में से जो आपके 5 जजेस हैं, 5 जजेस आते हैं कहाँ से? 5 जजेस आते हैं आपके जो वीटो पावर्स कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? एक है आपका यूके, एक है यूएसए, और एक है चाइना, एक है रशिया, और लास्ट में कौन सा है आपका? लास्ट में है फ्रांस। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जो इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यूएन प्रिंसिपल्स कितने हैं? यूएन प्रिंसिपल्स भी 6 हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी यूएन चार्टर की कितनी है? 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 लैंग्वेजेस। 6 लैंग्वेजेस किसकी? यूएन चार्टर की। यूएन चार्टर के अंदर 6 लैंग्वेजेस हैं। और जो है ऑर्गन्स कितने हैं? ऑर्गन्स भी आपके 6 ऑर्गन्स हैं। और उन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस भी है। उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है इसके अंदर सबसे पहले आपने आर्टिकल जो इसका 38 है, आर्टिकल 38 वो आपने लाजमी एक बार पढ़ना है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सोर्सेज के बारे में है। सोर्सेज किस चीज़ के? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के अंदर जो सोर्सेज हैं वो है कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। उसके बाद कस्टम्स। उसके बाद थर्ड है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। और लास्ट में है आपका डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस। ये आपके क्या हैं, ये आपके सोर्सेज हैं। तो इन सोर्सेज के नाम भी आपने याद रखना है। अब वो सोर्सेज में आपको ये ऑप्शन देगा कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के जो सोर्सेज हैं वो 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, कितने। तो उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या जो जुडिशियल डिसीजन है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के सोर्सेज में फॉल करता है या नहीं करता। उसके बाद कन्वेंशन से वो भी फॉल करता है। तो ये आपने अगर एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप उसको आंसर करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते ही यहाँ से। एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो बनेंगे आपके वो यहीं से ही बनेंगे, ड्रॉ यहीं से ही होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। अच्छा, 5 जजेस तो आपके आते हैं इसके जो वीटो पावर्स हैं। उसके बाद जो 10 जजेस हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके 10 जजेस जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और जो जनरल असेंबली इलेक्शन का टाइम पीरियड है वो क्या टाइम पीरियड है, वो है 9 ईयर्स। 9 ईयर्स के बाद री इलेक्शन होती है। री इलेक्शन 9 ईयर्स के बाद री इलेक्शन होती है। और दूसरी चीज़ ये आपने याद रखनी है कि जो इलेक्शन होती है वो हर 3 साल बाद होती है। और 1/3 जो जज है वो हर 3 साल बाद जो है चेंज होता है। किस तरीके से देखें, 9 साल के अंदर तो 15 के 15 जजेस चेंज हो गए। 15 जजेस कब चेंज होंगे, 9 साल के बाद। 3 ईयर्स के अंदर उन 15 में से 5 जजेस चेंज होंगे। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर कोई जज बन सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, या नहीं बन सकता। देखें, इसकी जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, क्वालिफिकेशन जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बन सकता है वही क्वालिफाई करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आईसीजे की, एक है इंग्लिश और दूसरी है आपकी फ्रेंच। ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोसीजर कौन कौन से हैं। इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो 2 प्रोसीजर्स हैं, एक है आपका रिटन और एक है आपका ओरल। ये 2 इसके प्रोसीजर्स हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये कि जो इसका अपील है, देखें आईसीजे के खिलाफ अपील लाई नहीं करती, और जहां अपील लाई नहीं करेगी वहां पर रिवीजन लाई करेगी। तो इसके अगेंस्ट आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अपील नहीं। और रिवीजन कब होगी, आफ्टर फैक्ट्स, जब फैक्ट्स हकीकत सामने आए, आफ्टर 6 मंथ्स, उसके बाद एप्लीकेबल है डिसीजन ऑफ आईसीजे। अब देखें जो आपका डिसीजन ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट बाइंडिंग। ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि ये बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर। इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इसके पास जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये पॉइंट भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने याद रखना है कि अब ये तो हो गया आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला पोर्शन। यूँ समझिए कि यहाँ से इस पोर्शन में से आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म हैं कि इस पोर्शन में से आपके 2 सवाल लाजमी आएंगे। बाकी 3 सवालों के लिए कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, वो आपके है यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूएन चार्टर। अब यूएन चार्टर के जो फर्स्ट ऑर्गन तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि वो 5 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और वहाँ से सवाल किस तरीके से वो क्रिएट कर सकता है, किस तरीके से सवाल बनते हैं, कहाँ से, जो बकाया 5 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन चार्टर है। तो यूएन चार्टर के जो रिमेनिंग 5 ऑर्गन्स हैं उसमें से जो सेकंड ऑर्गन है हमारे पास, वो सेकंड ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली। थर्ड हमारे पास जो है वो आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। फोर्थ आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल
कौंसिल। उसके बाद फिफ्थ में आ जाता है हमारे पास सेक्रेटरीट। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो कौन सा है, वो आ जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये आपके रिमेनिंग 5 ऑर्गन्स ऑफ यूएन चार्टर। सेकंड जो है हमारे पास जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में से कौन सा सवाल बन सकता है, ये आपने देखना है कि जनरल असेंबली वर्ल्ड पार्लियामेंट क्या है, वर्ल्ड पार्लियामेंट है। और ये कौन सा ऑर्गन है, ये आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। सेकंड पॉइंट ये हो गई। एक पॉइंट क्या, ये एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। उसके बाद हर कंट्री में से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं कहाँ पर, जनरल असेंबली के अंदर। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और एक जो है वोट देता है। वोट कितने देते हैं, एक वोट देता है। उसके बाद फंक्शन क्या है, टू डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ इलेक्शन। देखें इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन भी आपने याद रखना है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू डिस्कस द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो भी इंटरनेशनल मसले मसाइल हैं उन सारों को डिस्कस करना किसका काम है, जनरल असेंबली का। और इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव कितने जाते हैं, 5 जाते हैं, और वोट कितने देता है, एक वोट देता है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल एक नॉन परमानेंट मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर। Security Council is a non-permanent member of UN Charter, and the second point is that कि ये जो है इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, इसके 15 होते हैं। और जो परमानेंट काउंसिल है वीटो पावर, इसके अंदर इसके जो वीटो पावर्स हैं वो आपने याद रखना है। अब देखें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वीटो पावर्स कंट्रीज हैं, वीटो पावर्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वीटो पावर्स कंट्रीज हैं हमारे पास चाइना, रशिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। वीटो पावर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। ये आपके वीटो पावर कंट्रीज हैं। अब वीटो पावर के मतलब क्या है, देखें वीटो पावर का मतलब ये होता है कि जब इन कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री वोट ना दे तो बाकी अगर 4 भी देंगे तो भी जो है वो वोट एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर किसी भी डिसीजन, किसी भी मसले के हल के लिए, किसी भी मसले के डिसीजन के लिए अगर वीटो पावर रिक्वायर्ड है तो इन 500 कंट्रीज़ के वोट जो है वो नेसेसरी है। अगर ये 500 में से कोई एक भी वोट नहीं देता तो बाकी 4 के भी काउंट नहीं होंगे। ये होता है वीटो पावर। उसके बाद जो आपका वर्क, इसका वर्क क्या है, इंटरनेशनल पीस। जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल का वर्क क्या है, इंटरनेशनल पीस। अब देखें जो आपका कश्मीर इशू था, कश्मीर इशू भी कहाँ पर गया, कश्मीर इशू भी आपका सिक्योरिटी काउंसिल में गया। उसके अंदर भी क्या हुआ, उसके वो भी जो है इंटरनेशनल एक मसला था जो कि इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड था। इस वजह से वो मसला भी कहाँ गया, वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसके जो मेंबर्स हैं 54 मेंबर्स हैं। अब 54 मेंबर्स जो हैं उसके अंदर वो मेंबर्स चेंज कब होते हैं, 54 मेंबर्स। ये जो फोर्थ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स। अब 54 मेंबर्स हैं, उसके बाद जो री इलेक्शन होती है वो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद जो मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो आपका न्यूयॉर्क में। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आईसीजे है, आईसीजे के अलावा जितने भी बाकी सारे आपके ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स के जो भी
बाकी सारे ऑर्गन्स के जितने भी आपके हेड ऑफिसेज हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, और जो आपका आईसीजे है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेग। हेग के अंदर इसका हेड ऑफिस है। और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड, क्योंकि वो आपसे सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हेग इज सिचुएटेड इन नीदरलैंड, चाइना, रशिया, फ्रांस। तो हेग कहाँ पर सिचुएट करता है? जाहिर सी बात है हेग जो है नीदरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है डिस्कस द सोशल इश्यूज, प्रोमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोशल इश्यूज को डिस्कस करना, और सेकंड पॉइंट के हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एडॉप्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्रेटरीट। अब जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के अंदर आपने जो पॉइंट याद रखनी है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस भी न्यूयॉर्क के अंदर है। दूसरी पॉइंट आपने क्या याद रखनी है इससे रिलेटेड के मेड के ये कहाँ पर आया? ये जो है कब बना? 1945 के अंदर। जितने भी ऑर्गन्स ऑफ यूएन चार्टर हैं, यूएन चार्टर के सारे ऑर्गन्स स्टेब्लिश कब हुए? 1945 के अंदर। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल जो है वो चेंज होता है आफ्टर 5 इयर्स। और सेशन कब होता है इसका? आफ्टर 5 इयर्स। और जो इसका सेशन है, सेशन होता है एवरी ईयर फेब्रुवरी। हर साल फेब्रुवरी में इसका जो है सेशन हेल्ड होता है। अब इसका काम क्या है? टू इन्फॉर्म इंटरनेशनल मीडिया ऑफ यूएनओ, डिस्कस इंटरनेशनल कंसर्न। अब ये जो सेक्रेटरीट है इसका काम यही है, इंटरनेशनल मसले मसाइल जितने भी आपके इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे मीडिया तक पहुंचाना, मीडिया को आगाही करना, ये जो है सेक्रेटरीट का काम है। उसके बाद लास्ट आ जाए ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड पॉइंट याद रखने की है वो यही है कि ट्रस्टीशिप इज़ द नॉन फंक्शनल काउंसिल। ट्रस्टीशिप क्या है? नॉन फंक्शनल काउंसिल है, कि ट्रस्टीशिप का कोई फंक्शन है ही नहीं। लास्ट टाइम जो ये एक्टिव था ये था 1994 के अंदर। ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एक्टिव इन 1994। 1994 के बाद ये जो है इनएक्टिव है। उसके बाद ये कभी दोबारा एक्टिव हुआ ही नहीं। तो ट्रस्टीशिप से रिलेटेड आपने सिर्फ और सिर्फ ये अगर एक दो पॉइंट याद रख लें तो यही इनफ है। उसके अलावा बाकी सारा जो भी मैंने अभी ये एक बोर्ड के अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ये सारे के सारे पॉइंट आप एक बार इसको समझ लेते हैं, एक बार ये लेक्चर सुन लेते हैं शुरू से लेके आखिर तक, तो डेफिनेटली आपके 4 में से, आपके 5 में से 4 मार्क्स इजीली आप जो है पिक कर सकते हैं। थैंक यू।